गुड आफ्टरनून सभी स्टूडेंट्स को। अनुष्का एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब के मीडियम से जुड़े हुए हैं उन सबका भी वेलकम, और जो ऐप के मीडियम के थ्रू हमसे जुड़े हैं उनका भी वेलकम। तो अनुष्का एकेडमी जो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है, वो हम एक नई सीरीज़ लेके आए हैं इसके लिए कि हिस्ट्री के जो भी स्टूडेंट्स हैं या पॉलिटिकल साइंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो 12th में अपीयर हो रहे हैं इस बार 2025 का जो ईयर है, उसमें तो उनके लिए एक रिविजन सीरीज हम लेकर आए हैं। पूरा 12th का जो कोर्स है पॉलिटी और हिस्ट्री का हम अच्छे से पूरा कवर करवाएंगे। और कल जैसे एक क्लास हुई थी हिस्ट्री की, तो आज पॉलिटी से शुरू करेंगे हम, उसके बाद हिस्ट्री की क्लास करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन पहली स्लाइड से। तो पहला जो अपना चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के, नेशन से रिलेटेड जो कोई भी चैलेंजेस जो आए थे, उन्हें को फेस करने पड़े थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को और जो हमारे पायनियर्स थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो उनको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी थी, वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला पेज जो था एनसीईआरटी का, हमारी पॉलिटी का, वो किसके बारे में बात करता है, तो वो सबसे पहली जो चीज़ है वो जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी थी जिसका नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उसके बारे में बात करता है जवाहरलाल नेहरू ने, जो प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने एड्रेस किया था एक स्पेशल सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक नाम है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ताकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस तरह से फ्रेम करना है वो चीज़ हो पाए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये यूज़ था। और ट्रस्ट विद डेस्टिनी उस स्पीच का नाम है। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पीचेस है बाय पॉलिटिकल फिगर इन द 20th सेंचुरी। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस एक स्पीच है जिसको डिलीवर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ट्रिस्ट का जो मतलब है वो होता है मीटिंग। तो इंडिया इज गोइंग टू मीट इट्स डेस्टिनी। इंडिया इट्स गोइंग टू मीट इट्स डेस्टिनी, इसका ये मतलब है स्पीच का कि जितना, तो जो स्पीच थी, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक, इस तरह से जो स्पीच शुरू हुई थी वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पीचेस बाय अ पॉलिटिकल लीडर इन द 20th सेंचुरी, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ट्रस्ट का मतलब हमने देखा कि मीटिंग, इंडिया इज गोइंग टू मीट इट्स डेस्टिनी। तो ये स्पीच किस वक्त इसको डिलीवर किया गया था, तो 14th और 15th के अगस्त के जो मिड जो था, 12 बजे रात को, या सुबह कह लो इसको, 12 AM को इसको डिलीवर किया गया था। एक स्पेशल सेशन था जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो था उसमें। और जहाँ पे ये स्पीच हुई थी पार्लियामेंट हाउस में डिलीवर हुई थी, तो अपन ये भी चीज़ लिख लेते हैं। पार्लियामेंट हाउस में डिलीवर हुई थी। और ये स्पीच डिलीवर करने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि लोगों में इस चीज़ की जागरूकता लानी, या इस चीज़ के एड्रेस करना लोगों के सामने कि उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टुवर्ड्स द नेशन। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज़ बताई थी इंडियन सिटीजन्स को कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द नेशन। उन्होंने ये चीज़ बोली थी इस स्पीच, पर्टिकुलर इस स्पीच के अंदर। और फिर ये भी बताया था कि इंडिया को किस तरह से, जैसे इंडिया का लैंड मास जो है और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो जो जितना भी पॉपुलेशन है उसको किस तरह से इकट्ठा करना है और वो किस तरह से देश की प्रोग्रेस में लग सकती है और उसके लिए काम आ सकती है। ये दो मेन चीज़ें थी जो इस स्पीच में बोली गई थी। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब चैलेंजेस जो फेस किए थे इंडिपेंडेंट इंडिया ने, वो अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो लिख रखा है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो यहाँ पे चैलेंजेस थे क्या, अगर हम देखना चाहें कि 1947 जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो उस वक्त चैलेंजेस ऐसे कौन से थे जो इंडिया फेस कर रही थी। तो पहले, सबसे पहले अपन
नेशनल यूनिटी और डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो इंडिया, जैसे कि अपने को पता ही है कि बहुत ज़्यादा एक डाइवर्स नेशन है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है, बहुत ज़्यादा कल्चर्स हैं यहाँ पे पूरे थ्रू आउट द इंडिया। जितना भी अगर आप कुछ भी किलोमीटर्स ट्रैवल करेंगे तो हर कुछ किलोमीटर्स में लैंग्वेज चेंज हो जाती है, कल्चर चेंज हो जाते हैं, फूड पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से इंडिया को यूनाइट किया जाए, तो ये चीज़ एड्रेस करने के लिए मेनली ये जो स्पीच थी वो दी गई थी, और इंडिया की जो डाइवर्स पॉपुलेशन है उसको एड्रेस करने के लिए। सेकंड पॉइंट जो था वो था पार्टीशन। तो एक बहुत अनफेवरेबल चीज़ तो किस तरह से बोले, लेकिन हाँ एक जो काफ़ी सैड चीज़ जो हुई थी, क्योंकि जिसके कॉन्सिक्वेंसेस सैड थे, क्योंकि वो चीज़ सैड थी कि नहीं ये तो डिबेटेबल है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस सैड थे क्योंकि बहुत सारी जानें गई थी इस चीज़ में। तो इंडिया और पाकिस्तान जो पार्टीशन हुआ था वो चीज़, तो पार्टीशन के बाद इंडिया को किस तरह से संभाल के रखना है, और इतने सारे जो यूनिट्स हैं, और इंडिया क्योंकि 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनके बीच में 565 प्रिंसली स्टेट कंप्राइज करता था, फिर उसके बाद ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस भी थे, उन सब में यूनिटी किस तरह से बरकरार रखनी है। तो ये चीज़ भी एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज था हमारे जो पॉलिटिकल पायनियर्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए। तो ये चीज़ भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था एक नेशन बिल्डिंग के लिए। थर्ड चीज़ पे अपन आते हैं, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने वाली बात। तो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश तो करनी ही है, लेकिन उसमें सेकंड चीज़ ये भी हो जाती है कि हमने ये चीज़ तो डिसाइड कर ली थी कि हमने इंडिया को एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इस्टेब्लिश करना है, और अब डेमोक्रेसी है, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स उस वक्त अगर चले गए थे तो मर्जिंग ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हम इसके आगे पढ़ेंगे। बट ये चीज़ डिसाइड हो गई थी कि ओवरऑल डेमोक्रेटिकली अगर रन होगी कंट्री तो फिर उसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उसको हमको देखना है। और कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम डेमोक्रेसी को लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए मेन चीज़ सबसे बड़ी होती है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और वर्ल्ड के सारे हिस्सों से हमने जो भी अच्छा हमको लगता था वो सारी चीज़ें हमने वहाँ से उठाई है और इसको इनकॉर्पोरेट करी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसको एक बहुत अच्छा और एक बहुत सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। और सेकंड चीज़ तो ये थी कि गवर्नमेंट शुड रन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। तो इंडिया को एक सोशलिस्ट स्टेट के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो भी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो लोअर मिडिल क्लास भी नहीं बोलेंगे, पुअर थे उस वक्त, तो 1947 के वक्त। तो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाएँ या इस तरह की गवर्नमेंट बनाई जाए और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया जाए कि वो केटर कर पाए उन लोगों के नीड्स के जो बिल्कुल निचले तबके के हैं, उन लोगों की नीड्स को जो सोशली पुअर और है, सोशली डिसएडवांटेज जो पॉपुलेशन है उनकी नीड्स को केटर कर सके। इस तरह से हमको अपना जो नेशन है उसको बनाना है ना, और उस तरह से उसको आर्किटेक्चर इस तरह से करना है उसका। और इंश्योरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये भी एक बड़ा चैलेंज हम मान सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसको भी बरकरार रखना, क्योंकि मुश्किल ही होता है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे अब इलेक्शन शुरू होने वाले थे। अब 1952 में जो पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे, तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी इंडिया की वो इलिटरेट थी। तो अब इस केस में इलिटरेट है अगर पॉपुलेशन, उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस भी नहीं है, तो वो किस तरह से वोट डालेगी, कैसे करेगी, ये सब चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को किस तरह से इंश्योर करेगी हमारी गवर्नमेंट। ये दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ आवर गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, नेक्स्ट वाली स्लाइड, इंडिपेंडेंट इंडिया। ये चीज़ हम डिस्कस, पहला वाला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूनाइटेड रखना है और डाइवर्सिटी जो है इंडिया की उसको भी एक्सेप्ट करके रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई कोई डाइवर्सिटी अगर कहीं पे है किसी भी तरह से, जैसे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो गई, कल्चरल डाइवर्सिटी हो गई, या रिलीजियस डाइवर्सिटी हो गई, तो वो कह रहे हैं कि नहीं हमें इंडिया से सीड होना है और हमें इंडिया से बाहर होना है। तो इस तरह से नहीं, हमें उनका भी कल्चर एक्सेप्ट करना है और हमें उन्हें भी इंटीग्रेट करना है सेम सोसाइटी में, और इस तरह से हमें उस नेशन को फॉर्म करना है जो कि ऑल इंक्लूसिव हो और तभी सभी तरह के जो कल्चर्स हों और उनको एक्सेप्ट करें,
और समावेशी एक कल्चर जिसको बोल सकते हैं हम, इंक्लूसिव, ऑल एनकम्पासिव, वाइड रेंज ऑफ कल्चर्स एंड रिलीजन्स। हमने चीज़ डिस्कस करी ही है। मेजरली हिंदुइज़्म है, फिर इस्लाम है, सिखिज़्म है, जैनिज़्म, पारसी, बहुत सारे रिलीजन हैं इंडिया में। फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे बात की हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की, आगे डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। बाकी फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो बिल्कुल फंडामेंटल होते हैं, मूल होते हैं, जिनके बिना फंक्शन नहीं किया जा सकता है और जो कि बिल्कुल भी मतलब डिनाई नहीं किए जा सकते हैं हमारे सिटीजन्स को, अनलेस सर्कमस्टांसेस अपीयर कि जिसमें फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा सकता है स्टेट द्वारा। वो चीज़ अभी इस वक्त हमारे काम की नहीं है। कि फंडामेंटल राइट्स की जो इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे देखेंगे हम, आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में आता जाएगा वो। और एक पार्लियामेंट्री बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी तो नहीं है हमारे यहाँ, पार्लियामेंट्री बेस्ड है। दो हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा है, और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस। तो ये सब चीज़ें हैं जो इंडिया के उसमें डिसाइड हुई थी ताकि एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनाई जाए और लोगों का जो है वो हित जिसमें पूरा देखा जाए, और कोई भी ऑल माइटी इसमें कोई पावरफुल ना हो। जिस तरह से कुछ कुछ नेशंस होते हैं जहाँ पे डिक्टेटर्स होते हैं और जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर रूलर होता है या फिर कोई पॉलिटिशियन होता है जिसके पास सारी पावर्स होती है। लेकिन ये केस अपने इंडिया के केस में हमने नहीं रखना चाहा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का अथॉरिटेरियनिज्म यहाँ पे प्रमोट हो। इस वजह से हमने एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बनाया इंडिया को। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। इसका ये मतलब है कि अगर आप डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बना देते हो तो ये सफिशिएंट नहीं है कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाएगी। वो वैल्यूज़ जो हैं वो आपको अपने सिटीजन्स के अंदर इनकलकेट करनी पड़ेगी, और ये विद टाइम, विद पेशेंस, विद हार्ड वर्क, विद परसिस्टेंस ही ये सब चीज़ें हो सकती है। और पूरे देश को ही इसके लिए पूरा झोंकना पड़ेगा अपने आप को, और पूरा इसके लिए कर्मठता के साथ पूरा जोर लगाना पड़ेगा कि हमने देश को बाइंड करके रखना चाहते हैं। और जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एज सिटीजन्स, एज पॉलिटिशियंस, एज सिविल सर्वेंट्स, एज पुलिस पर्सन, जो भी हैं इनको फुलफिल करना है, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, दैट्स इट। ये वाली स्लाइड भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये आर्टिकल 14 अगर आपने पढ़ा होगा, राइट टू इक्वालिटी, तो उससे थोड़ा मिलता जुलता यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। क्योंकि हम देख सकते हैं कि इंडियन जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड रही है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, क्रीड, ये सब चीज़ों के बेसिस पे, इवन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जेंडर इनइक्वालिटी भी काफ़ी बड़ा इशू रहा है इंडिया में। तो ये जो इश्यूज़ हैं, तो इनको देख कर ये बता कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया जैसे नेशन में। तो इस वजह से यहाँ पे एम्फेसाइज किया है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पे, स्पेशली फॉर सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स एज वेल एज रिलीजियस एंड कल्चरल ग्रुप्स। यहाँ पर सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप में लोअर कास्ट के लोग आ सकते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग आ सकते हैं, और जो कि रिलीजियस माइनॉरिटी यहाँ पे दे रखा है रिलीजियस एंड कल्चरल ग्रुप्स में, रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज़ आ सकते हैं। रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज़ के एग्जांपल हो सकते हैं जैसे इस्लाम हो गया, फिर उसके बाद जैन धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, पारसी हो गए, ये सब रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो गए। कल्चरल में जैसे नॉर्थ ईस्ट का अगर आप रीजन ले सकते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है उसमें आप कल्चरल माइनॉरिटी ग्रुप्स को देख सकते हैं। फिर हिली एरिया जितने भी हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट तो एक एग्जांपल हो ही गया, तो उत्तराखंड का रीजन हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, यहाँ पर भी काफ़ी कल्चरल माइनॉरिटीज़ रहते हैं, और उनके कल्चर को किस तरह से अपने को बचाए रखना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो उसको ड्राफ्ट किया था। आर्टिकल 36 टू 51 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर दे रखे हैं, जो वेलफेयर गोल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट को
फुलफिल करने होते हैं ताकि सिटीजन्स को जितनी बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज हो सकती है वो प्रोवाइड करें। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो उसके लिए बनाई गई थी, ताकि जो वेलफेयर स्टेट है जो इंडिया को बना रखा है वो चीज़ बरकरार रहे। और मेन यहाँ पे एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक छोटा सा डिफरेंस क्या होता है। तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एनफोर्सिएबल हैं और जस्टिसिएबल हैं। इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट आपका किसी तरह से वायलेट करता है या उल्लंघन करता है किसी फंडामेंटल राइट का, तो आपके पास ये राइट है कि आप जा सकते हो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट। बट ये सेम चीज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे अप्लाई नहीं होती है। डीपीएसपी जो होते हैं वो नॉन एनफोर्सिएबल है या नॉन जस्टिसिएबल है, क्योंकि वो जो गोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक उनको कह सकते हैं। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है इन तरह के ये जो गोल्स हैं इनको वो मीट करें, लेकिन ऑब्लिगेटेड नहीं है वो। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में से अगर कोई भी पॉइंटर्स हैं उनमें से कुछ भी अगर वायलेट हो भी रहा है तो आप उसके एनफोर्समेंट के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ये एक मेजर डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में, जो कि हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। रिहैबिलिटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। ब्रीफली हमने इसको डिस्कस किया है। ये जो हमारा पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसकी वजह से रिहैबिलिटेशन और डिस्प्लेसमेंट कितने लोगों का हुआ था, ये कम से कम मतलब लाखों में इसकी संख्या जाती है जो रिहैबिलिटेट हुए थे लोग, डिस्प्लेस हुए थे लोग, जो कि वेस्टर्न रीजन जो हो गया जिसमें पाकिस्तान आता है और ईस्टर्न रीजन जो हो गया इंडिया आता है, इधर से उधर लोग आए थे और इधर से उधर भी लोग बहुत सारे गए थे लाखों की संख्या में, और बहुत सारों की डेथ भी हुई थी। सबको अपना घर बार छोड़ के, ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़ के इधर उधर होना पड़ा था। तो ये चीज़ काफ़ी चैलेंजिंग थी इंडिया के लिए और इंडिया को उससे उभरना में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया था। तो ये चीज़ एक पढ़ रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान कब फाउंड हुए थे, तो 14 और 15 अगस्त। 14 अगस्त को पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है वो आता है, हम ये सभी सभी को पता है ये चीज़। और 15 अगस्त इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है ऑब्वियसली। और ये चीज़ जहाँ पे डिसाइड हुई थी कि टू नेशन थ्योरी की जहाँ तक बात आती है, जो मुस्लिम लीग ने प्रोपाउंड करी थी, हम मुस्लिम लीग के बारे में भी पढ़ेंगे और टू नेशन थ्योरी जो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, उनने बोला था कि जो मुस्लिम्स है उनके लिए एक अलग सेपरेट नेशन होना चाहिए। तो ये क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरह से, वो हम देखते हैं एक बार। मुस्लिम लीग का इंट्रोडक्शन और टू नेशन थ्योरी होती क्या है इसके बारे में एक बार थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो मुस्लिम लीग जो थी वो फाउंड हुई थी 1906 में, ढाका। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये स्मॉल जो फैक्ट्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए। और इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इनका मेनली जो डिमांड था वो था सेपरेट नेशन कंप्राइजिंग मुस्लिम मेजॉरिटी। डिमांड क्या था, इन्होंने सेपरेट नेशन होना चाहिए जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए। और यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, वहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो उस वक्त मुस्लिम्स ही रहती थी। तो मुस्लिम लीग का ये कहना था कि हमारी वो जो पॉपुलेशन है उसके लिए एक सेपरेट नेशन होना चाहिए। उसका क्या रीज़न है हम इस पर भी आएंगे। और एक बार ये देखते हैं कि पहले जो इनिशियली जो डिमांड थी, जो टू नेशन थ्योरी वाली जो थी, तो वो जो प्रोपोजिशन था वो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। मुस्लिम लीग तो इस चीज़ के फेवर में थी, वो चाहते थे कि दो नेशंस बने, और हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स हैं उनके हिसाब से ये दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं, है ना। तो उनने बोला था कि क्योंकि इंडिया जो है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इसमें हमेशा हिंदूज़ रहे हुए हैं, तो कांग्रेस भी जो है और दूसरी गवर्नमेंट्स भी है वो हिंदूज़ का ज़्यादा फेवर लेगी, उनकी ये मान्यता थी। तो उन्होंने इस तरह से डिमांड किया कि नहीं, हमारे लिए एक सेपरेट नेशन होना चाहिए। So there were several instances that led to the creation of Pakistan, like the political rivalry between Congress and the Muslim League. ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रीजंस मुस्लिम लीग पहले क्या थी और उनके इनिशियली पर्पसेस क्या थे और उसके बाद कैसे
वो आ गई, उसके बाद कैसे बन गई? तो पहले इनिशियली तो उनके जो मुस्लिम लीग थी उनका जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे मुस्लिम के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। वो नाम से ही उनके पता चल रहा है। दूसरी चीज़ है कि लॉयल्टी प्रमोट करना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके साथ में। और तीसरी जो चीज़ थी वो थी कि ब्रिज करना गैप को। गैप जो है अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में जो एक गैप एग्जिस्ट करता है उस चीज़ को कम करना। तो ये ऑब्जेक्टिव्स तो काफ़ी ठीक ही लगते हैं, लेकिन ग्रेजुअली ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे ये शिफ्ट होने लग गए। और ये किस डायरेक्शन में शिफ्ट होने लग गए ये हम चीज़ देखते हैं। मुस्लिम लीग अब ये डिमांड करने लग गई थी कि जो रिप्रेजेंटेशन है इंडिया में वो मुस्लिम्स का बहुत ज़्यादा कम है। जैसे अगर गवर्नमेंट पोस्ट भी हो गई या अगर किसी असेंबली में जो मेंबर्स होते हैं उनकी भी संख्या हो गई तो वो चीज़ कम है। या फिर रिसोर्सेज पर जो होल्ड है वो हिंदूज़ का ज़्यादा है, उनके हिसाब से ऐसा था। तो वो कहने लग गए थे कि मुस्लिम्स के जो इंटरेस्ट है वो हैम्पर हो रहे हैं, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से मुस्लिम्स को एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये उनकी ग्रेजुअली जो डिमांड थी इस तरह से शिफ्ट होने लग गई थी। और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको भी अक्यूज करने लग गए थे कि आप मुस्लिम्स के जो इंटरेस्ट है आप उनको ढंग से रिप्रेजेंट नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो टुवर्ड्स हिंदूज। तो ये एक दो पॉइंट थे जो कि उन्होंने रखे थे। और ये यहीं से बढ़कर और फिर ये चीज़ें आके आगे बढ़कर और फिर कल्मिनेट हुई थी कि जो दो नेशन जो हैं जो डिवाइड होंगे और टू नेशन बनने चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि ये दोनों साथ में नहीं रह सकते। अब की लीडर्स की हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग में की लीडर्स कौन थे। तो पहले की लीडर हम बात करना चाहेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म भी बोला जा सकता है इनको, पाकिस्तान का फाउंडिंग पर्सन ऑफ पाकिस्तान भी बोलते हैं इनको। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर रहे हैं जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे, जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है मुस्लिम लीग को। और पहले जो इनिशियली थी और उसके बाद जो आई है उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है। कुछ और पॉलिटिकल फिगर्स भी हैं जैसे कि सर सैयद अहमद ख़ान, उनका नाम भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपने एक यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, अगर आप गेस कर सकते हैं सर सैयद अहमद खान वाज फाउंडर ऑफ विच यूनिवर्सिटी? तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसके जो फाउंडर हैं वो सर सैयद अहमद खान हैं, जिन्होंने एक इस्लामिक एजुकेशन को ओरिएंटल एजुकेशन के साथ किस तरह से इंटीग्रेट कर सकें और साइंटिफिक मैनर में किस तरह से पढ़ाया जा सके उस चीज़ को इन्होंने प्रमोट किया था। तो ये एक छोटा इंट्रोडक्शन हो गया इन दो पॉलिटिकल फिगर्स का। और तीसरे पॉलिटिकल फिगर जो हैं वो यहाँ पर हैं अल्लामा इकबाल। पूरा नाम इनका मोहम्मद अल्लामा इकबाल है। और ये नाम हमारे लिए इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिस वाज द पर्सन हु केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी और विद द सेपरेट आइडिया ऑफ हैविंग पाकिस्तान एज अ नेशन फॉर मुस्लिम्स। तो ये जो नाम है इस वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, अल्लामा इकबाल। ये प्रोपाउंड किया था इन्होंने थ्योरी के दो नेशंस होने चाहिए, दीज टू कम्युनिटीज़ कैन नॉट सर्वाइव टुगेदर। और इनके हिसाब से देयर हैज़ टू बी अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स। और उनके और एक और इनके बारे में एक छोटा सा ट्रिविया या फैक्ट हम दे सकते हैं, जो सारे जहाँ से अच्छा जो सॉन्ग है वो इन्हीं की कॉम्पोजिशन है। ठीक है, तो मोहम्मद अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान एंड मोहम्मद अली जिन्ना, तीन लोग हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थे फ्रॉम द आस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम लीग। अब हम इसके बाद चलते हैं ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस और ये प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड जो मैटर था
उस चीज़ पे। उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें हमारी रही हुई हैं, वो अपने को डिस्कस कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो बुक में ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है। इससे पहले कि हम आए इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, या प्रिंसली स्टेट्स थे क्या, प्रिंसली स्टेट्स को किस तरह से इंटीग्रेट किया था हमने इंडियन यूनियन में, उसके लिए उससे पहले हमको ये सब चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। वैसे हम इसको ऑल इन ऑल डिस्कस कर चुके हैं अच्छे खासे लेंथ में, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं एक बार, रिवीजन हो जाएगा अपना जो भी चीज़ थी उसकी। तो इट वाज म्यूचुअली डिसाइडेड, प्रोसेस जो था वो पार्टीशन का किस तरह से था वो अपन इस बार देख रहे हैं। तो म्यूचुअली डिसाइडेड बाय बोथ द कंट्रीज के अब डिवाइड हो जानी चाहिए कंट्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जो टेरिटरी होगी वुड बी डोमिनेटेड बाय मुस्लिम, जो और मुस्लिम का जो डोमिनेटेड एरिया जो है अपन ने देखा था नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, तो वो जो रीजन है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा, और उसके बाद जो बाकी का जो रिमेनिंग रीजन है, जो मेजॉरिटी ऑफ द रीजन है, जो एरिया पैच है, वो इंडिया का रीजन जाएगा। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि एक वेस्ट और ईस्ट वाली प्रॉब्लम थी कि बीच में इंडिया का लैंड मास बहुत बड़ा है, और वेस्ट साइड जो है उसमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो बोल रखे हैं प्रेजेंट डे पाकिस्तान की पॉपुलेशन, और इस तरफ अगर अपन देखेंगे तो जो बंगाल के इस तरफ बांग्लादेश, वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है बहुत बड़ा। तो इस चीज़ को किस तरह से डिवाइड करें, क्योंकि इन दो एरियाज को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, इम्पॉसिबल है, मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल टू ज्वाइन दीज एरियाज टुगेदर, क्योंकि इन दोनों के बीच में लगभग 2000 किलोमीटर का फासला है और बीच में पूरा इंडिया का लैंड मास आता है। तो इन दोनों एरियाज को ऑब्वियसली ज्वाइन नहीं किया जा सकता, बट ये दोनों एरियाज जो हैं मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है इन दोनों के दोनों एरियाज में। तो इस तरह को इसको किस तरह से डिवाइड किया जाए, तो डिसाइड किया कि जो वो एरिया है जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है उसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाएगा, और जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है उसको वेस्ट और उसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाएगा। यहाँ पे वो चीज़ें मैंशनड है। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान वाली चीज़ भी डिस्कस हो चुकी है, नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम। ठीक है, सिंगल बेल्ट नहीं था यहाँ पे, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ का दो बेल्ट थे, एक वेस्ट में और एक ईस्ट में, दोनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं अपन। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिगर की बात हो रही है, खान अब्दुल गफ़ार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बहुत सारे यहाँ पे मतलब हमको पॉइंट्स मिल गए हैं, जो कि चीज़ हमको एग्ज़ाम में अगर है तो वो चीज़ें लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे अपने को। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, हमें इस पॉलिटिकल फिगर के बारे में ये चीज़ हमेशा हमको याद होनी चाहिए। स्टॉन्च ओपोनेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान कौन है। तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो है वहाँ के एक पॉलिटिकल लीडर थे, और फ्रंटियर गांधी कहने का इनको ये कारण था कि फ्रंटियर का मतलब होता है बॉर्डर, तो सरहद के उस पार वाले जो गांधी हैं, फ्रंटियर गांधी, वो खान अब्दुल गफ्फार खान, क्योंकि गांधीयन प्रिंसिपल जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा है, सत्याग्रह है, वो सब चीज़ें ये फॉलो करते थे, और ये गांधी जी के भी खुद भी फॉलोवर थे, और ये नॉन वायलेंस में विश्वास रखते थे। और तो इस वजह से इनको एक और बहुत बड़ा फैक्ट है जिसकी वजह से इनको भारत रत्न भी अवार्ड हुआ था। इन द ईयर 1986, ये आप चेक कर सकते हैं 1986 में, पूरी तरह से इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, बट यू शुड चेक दिस ऑन द इंटरनेट, कि 1986 में इनको के भारत रत्न भी अवार्ड किया था। तो भारत रत्न जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये एक पाकिस्तानी सिटीजन को अवार्ड मतलब मिल रहा है, तो ये बड़ी एक आयरॉनिकल चीज़ है। बट ये पॉलिटिकल फिगर जो हैं ये कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहे होंगे,
ये ना ही सिर्फ पाकिस्तान के लिए बट इंडिया पाकिस्तान रिलेशन भी नहीं है, पूरे दुनिया के लिए भी, कि इनको इतने बड़े अवार्ड से नवाजा गया। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है ये हमारे लिए, फ्रंटियर गांधी। और ऐसे सिर्फ दो ही लोग हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के नहीं हैं या फिर जो इंडियन सिटीजनशिप होल्ड नहीं करते हैं जिनको भारत रत्न मिला है। एक हमसे सबसे पहले खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए और दूसरे मदर टेरेसा हो गई। ये एक छोटे दो ट्रिवियाज आपको मिल गए हैं। बट इवेंचुअली इनकी जो टू नेशन थ्योरी थी ये उसके स्टॉन्च ओपोनेंट थे और इसी की वजह से इनको बहुत सी बार अरेस्ट भी किया गया। ये लगभग 50-60s के जो टाइम था जब पाकिस्तान भी, जब इंडिपेंडेंस हो गया था, जब नेशन डिवाइड हो चुके थे, उसके बाद भी इनको अरेस्ट करके रखा जाता था और बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा सकता था वहाँ पे। और क्योंकि ये स्टॉन्च ओपोनेंट थे टू नेशन थ्योरी के, ये नहीं चाहते थे कि नेशन डिवाइड हो। ये चाहते थे हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं वो दोनों एक साथ रह सकते हैं और हंसी खुशी रह सकते हैं। तो इस वजह से भी हम इनको बहुत रेवर करते हैं इंडिया में कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए ये एक पायनियर है। तो इनकी जो वॉइस थी वो आखिरकार सुनी नहीं गई। इनका था कि टू नेशन थ्योरी या पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, ही वॉज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग पाकिस्तान, बट वो डिमांड फुलफिल नहीं हुई और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो था उसको फोर्स किया गया पाकिस्तान के साथ मर्ज करने का, मर्ज कर दिया गया पाकिस्तान के साथ। और जो प्रोविंस था उसका क्या नाम था, वो खैबर पख्तूनख्वा। ये नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है उसको अभी क्या बोलते हैं, या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अभी प्रेजेंट डे किस प्रोविंस में आता है, तो उसका नाम हम लिखेंगे खैबर पख्तूनख्वा। और यहाँ पे फिर ये लिखा हुआ है कि जो पार्टीशन हुआ था उससे क्या डिलेमा हो गया था कि लोगों को ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही थी कि वो किस पार्ट से बिलोंग करते हैं। अब वो पाकिस्तान में जाएं या इंडिया में जाएं या वो बॉर्डर में अगर हैं भी, वो तो किस रीजन में है, वो किस जुरिस्डिक्शन से गाइड होते हैं, कि वो इंडिया से गाइड होते हैं या वो पाकिस्तान से गाइड होते हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था। और इसी से रिलेटेड काफ़ी सारी मूवीज़ भी हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो आप देख सकते हैं। जैसे भाग मिल्खा भाग है, उसमें भी पार्टीशन किस तरह से हुआ था ब्रीफली डिस्कस्ड है, लेकिन हाँ वो चीज़ डिस्कस्ड है मिल्खा सिंह की लाइफ से, और बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है तो आपको देखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है 47 to 84 करके एक मूवी है, वो भी है। हे राम करके एक मूवी है, उसमें भी डिस्कस्ड है। इस तरह से कुछ मूवी है जिसमें जो इंडिया पाकिस्तान जो है पार्टीशन है वो इसमें दिखाया गया है। और कितना मंटो करके भी एक मूवी है, ये काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर देखिए। ये सादत हसन मंटो करके एक पोएट हैं पाकिस्तान से, जिनका मेंशन आपकी एनसीईआरटी में भी है। तो उनकी, ये कर लो कि उनकी लाइफ पर वो मूवी बनी थी और काफ़ी अच्छी मूवी है वो, आपको समय मिले तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। उस मूवी में भी पार्टीशन को बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाया था कि पार्टीशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे। तो बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग मूवी है वो, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इवेंचुअली इट वाज डिसाइडेड टू डिवाइड दीज टू प्रोविंसेस बेस्ड ऑन रिलीजियस मेजॉरिटी। पहले रिलीजन के बेसिस पर डिसाइड किया गया था कि डिस्ट्रिक्ट या लोअर लेवल्स पे इनको डिवाइड करेंगे। बट एज a large number of people on Independence Day had no idea whether they were in Pakistan और इंडिया। एज डिस्कस्ड अर्लियर, हमने ये चीज़ डिस्कस करी है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जिनको आइडिया भी नहीं हो रहा था कि जो डिमार्केशन हो रहा है, जो डिवीजन हो रहा है लाइन का, वो किस तरह से हो रहा है। तो हम इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था लोगों के बीच में। द प्लाइट ऑफ बंगाल एंड पंजाब। प्लाइट का मतलब होता है खराब कंडीशन, बेकार कंडीशन, वर्स कंडीशन, इस तरह से हम उसको देखते हैं। एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो ये दोनों जो प्रोविंसेस थी इनको सबसे ज़्यादा सिवियर ट्रॉमा झेलना पड़ा था पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान को जो पार्टीशन हुआ था उसकी वजह से। क्योंकि ये दोनों जो रीजन थे इसमें ये बोल सकते हैं कि ईस्ट वाला जो रीजन है वहाँ पे भी मुस्लिम्स की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी और हिंदूज भी बहुत पॉपुलेशन में रहते थे।
और फिर जहाँ पंजाब भी हो जाता तो पंजाब में सिख पॉपुलेशन बहुत काफ़ी हद तक ज़्यादा थी, मुस्लिम बहुत ज़्यादा थे और कुछ कुछ हिंदूज भी थे। तो यहाँ पर जो थी आपस में लड़ाइयाँ जो थी और स्ट्रेन्ड रिलेशन जो थे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, वो देखने को मिले थे। और एनसीईआरटी में भी इसको काफ़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया हुआ है, तो इस चीज़ को भी आप पढ़ सकते हैं वहाँ से भी। थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज एंड सिख्स वर स्ट्रैंडेड इन पाकिस्तान। वो वहाँ पर फंस गए थे, वो असमंजस में थे, उन्हें ये चीज़ पता नहीं चल रही थी कि किधर जाना है। और सेम चीज़ मुस्लिम्स के साथ भी हुई थी। वो इंडिया का जो पंजाब का जो रीजन है और बंगाल का जो प्रोविंस है वहाँ पर फंस गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, या हम कहाँ को बिलोंग करते हैं, हम इंडिया को बिलोंग करते हैं कि हम पाकिस्तान को बिलोंग करते हैं। दे वर कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस थिंग। अब रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन, अब पार्टीशन डिसाइड तो कर लिया एक पॉलिटिकल मैंडेट के थ्रू। कंट्रीज ने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम पार्टीशन कर रहे हैं, लेकिन अब वो चीज़ इम्प्लीमेंट कैसे होगी, अब लोग इस चीज़ को किस तरह से स्वीकार करेंगे, वो चीज़ हम देखना चाहते हैं। तो पब्लिक ने या पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उन्होंने इनिशियली ये चीज़ एक्सेप्ट करी थी कि इस तरह का कोई वायलेंस ब्रेकआउट होगा नहीं, और हम क्राउड को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे, और जो वहाँ की जनता है वो समझेगी इस चीज़ को और वो स्वीकार कर लेंगे पार्टीशन वाली चीज़। लेकिन इस तरह का कुछ हुआ नहीं, और वायलेंस जो था वो बहुत ज़्यादा जल्दी आउट ऑफ हैंड हो गया, हाथों से बिल्कुल बाहर हो गया। दोनों ही साइड से माइनॉरिटीज़ जो थी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी, बहुत ज़्यादा यहाँ टू फ्ली देयर होम, उनको अपने घर छोड़ने पड़े, जायदाद छोड़नी पड़ी, ज़मीन छोड़ने पड़े, बहुत सारों की हत्या हो गई थी। तो इस तरह की सिचुएशन एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड है हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं। और इस चीज़ को अपन ने डिस्कस कर ही लिया है, तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। असैसिनेशंस एंड एट्रोसिटीज़ ऑन बोथ द साइड, दोनों ही साइड से बहुत ज़्यादा हत्याएं या प्रताड़ना जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उस जगह पर, पर्टिकुलरली अगर वो हिंदूज भी हो सकते हैं, वो मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, वो दोनों तरफ से देखी गई थी। और लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता, ये तीनों बिल्कुल हब्स बन गए थे कम्यूनल जोन्स के, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी धर्म को लेके। ठीक है, तो ये तीनों सिटीज़ का भी हमें नाम याद रखना है, लाहौर हो गया, अमृतसर हो गया, इन कोलकाता हो गया। सेम चीज़ ये वही दे रखी है। और रेफ्यूजी कैंप का भी यहाँ पर मेंशन है, तो ये भी चीज़ हम देख लेते हैं। माइनॉरिटीज़ फ्लीइंग बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर फ्रीक्वेंटली एंडेड अप इन रेफ्यूजी कैंप्स। यहाँ पर दोनों ही साइड पर रेफ्यूजी कैंप्स बनाए रखे थे, क्योंकि पार्टीशन हो गया था तो उसके बाद। तो वहाँ से जो पॉपुलेशन यहाँ पर आई थी, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो हिंदूज़ हो, तो उनको कैसे, मतलब इनिशियली तो उनको घर मकान तो ऐसा दे सकते हैं नहीं, तो उनको काफ़ी टाइम तक, बहुत ज़्यादा सालों तक भी बोल सकते हैं कि रेफ्यूजी कैंप्स में कुछ कुछ लोगों को तो रहना पड़ा था। और फिर उनको बहुत धीरे धीरे वापस से पुनर्स्थापित किया या फिर री इस्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट्स ने, जो भी पर्टिकुलरली गवर्नमेंट्स अगर हो सकती है, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट। हाँ, अब यहाँ पर हम कुछ पोएट्स की या कुछ राइटर्स की बात करेंगे जिन्होंने पार्टीशन पर एक्सटेंसिवली लिखा है। कुछ पोएम्स लिखी होंगी, कुछ प्रोजेस लिखे होंगे, आर्टिकल्स लिखे होंगे जो कि फेमस थे और जो हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें मेंशन्ड है। उनमें से जो पहला नाम है वो फैज़ अहमद फैज़ का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। ये हमारी एनसीईआरटी की ब्लू बॉक्स में मेंशन है इनका। तो अगर इनके बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो हमें ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल लिखनी ही है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सियालकोट जो पाकिस्तान का रीजन है वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और एक लेफ्टिस्ट है ये, आइडियोलॉजी में, पॉलिटिकल लीनिंग में। लेफ्टिस्ट मतलब लिबरल कह लो। उदारवाद सोच, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो चीज़ों को इंटरप्रेट नहीं करते हैं। अगर रिलीजियस सेंस में भी देखो, कल्चरल सेंस में भी देखो, तो इस सेंस में एक लिबरल सोच वाले थे, उदारवादी सोच वाले थे ये व्यक्ति।
ठीक है। और इन्होंने अपोज किया था पाकिस्तानी रजीम को, जिसकी वजह से इनको भी अरेस्ट होना पड़ा और काफ़ी टाइम तक ये जेल में रहे थे। तो ये एक उनका लेफ्टिस्ट जो होना था उसकी वजह से उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि जो पाकिस्तानी जो रजीम थी उन्होंने उनको अरेस्ट करके रखा और काफ़ी परेशान किया उनको, टॉर्मेंट किया उनको थ्रू आउट हिज लाइफ। बट अभी अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो कुछ कलेक्शंस या कुछ पोएट्रीज जो लिखी है, जो इनका वर्क है, उसकी तरफ हम नज़र डालते हैं, जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। नक्श ए फरियादी पोयम जो है इनने लिखी हुई है, और ये नाम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको प्लीज़ याद रखना पड़ेगा, नक्श ए फरियादी, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए। दास्ते सबा, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिंदन नामा। तो ये तीन नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू फैज़ अहमद फैज़। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन, तो ही वॉज बॉर्न इन सियालकोट, स्टेड इन पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। फिर लेफ्टिस्ट थे, लिबरल थे अपनी पॉलिटिकल लीनिंग्स में। जो लीनिंग का मतलब होता है झुकाव। और पाकिस्तान की जो रजीम थी उसके अगेंस्ट थी, क्योंकि पाकिस्तान की जो रजीम थी एक टोटलिटेरियन या अथॉरिटेटिव रजीम ये पाते थे कि इन्होंने उसको उस नज़र से देखा था, उस रजीम को। इस वजह से इनको अरेस्ट भी होना पड़ा था, इम्प्रिजन होना पड़ा था, और काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी थी। बट फिर भी इनके जो लिखे हुए चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उन तीनों के नाम है नक्श ए फरियादी, दास्त ए सबा, और जिंदन नामा। ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जो इन्होंने कंपोज किए हैं, और हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट वाली स्लाइड, अमृता प्रीतम, ये इंडिया से हैं ये पोएट। तो प्रेजेंट डे पाकिस्तान जो है वहाँ पर इनका बर्थ हुआ था। फिर ये पार्टीशन के बाद ये इंडिया आ गए थे, और उसके बाद इन्होंने पोएम्स और फिक्शनल स्टोरीज़ लिखना शुरू करी थी। इनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये कौन कौन से अवार्ड से नवाजे गए थे। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री और ज्ञानपीठ अवार्ड, ये तीनों अवार्ड्स का नाम हमको याद रखना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जो कि अकेडमिक या लिटरेरी जो फील्ड होते हैं उनमें जो सबसे बड़े अवार्ड्स दिए होते हैं उनमें से दो ये अवार्ड्स हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड और साहित्य अकेडमी अवार्ड। और पद्म अवार्ड में तो पद्मश्री है ही, जो कि थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसको हम बोल सकते हैं। और इनकी जो सबसे फेमस जो इनका वर्क था जिसमें एक्टिवली इन्वॉल्व थी, वो राइटिंग और एडिटिंग थी नागमणि की, जो कि एक पंजाबी मंथली मैगजीन थी, थिलर लास्ट डेट। तो नागमणि नाम है उसका मंथली मैगजीन का, जो इन्होंने कंपोज करी, जो ये लिखते थे मंथली बेसिस पर और जिसमें आर्टिकल्स लिखते थे। तो ये नाम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाम अमृता प्रीतम, पंजाबी पोएट एंड फिक्शनल राइटर है, दीज टू इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री और ज्ञानपीठ अवार्ड। और शी वॉज एक्टिव इन राइटिंग एंड एडिटिंग। जो नागमणि थी उसका नाम पंजाबी मंथली मैगजीन है, ये चीज़ हमको याद रखनी है। ये वाला जो पोर्शन है ये अब हम कल से करेंगे, टाइम क्योंकि हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास हमको थोड़ी देर में शुरू करनी है, जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब तो हम क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होप करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जो कुछ भी आपको फीडबैक देना है, कमेंट देना है, या कोई अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके निसंकोच लिख सकते हैं, जो भी आपको देना है, जो भी आप पूछ सकना है, या जो भी जिस भी तरह से आपको कमेंट करना है या कोई फीडबैक देना है कि इस तरह से पढ़ाना चाहिए या और क्या चेंजेस लाने चाहिए, आप बता सकते हैं फ्रीली, कोई दिक्कत नहीं है ये सब करने में। तो थैंक यू। अब 5-10 मिनट में मिलते हैं नेक्स्ट वाली पॉलिटी की क्लास में। थैंक्स अ लॉट।